एक और टीम एलिमिनेट हो गई है, तीसरा नाम जुड़ गया है, चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। वीरूबा, हमने बहुत आज प्री शो में भी चर्चा की थी, लेकिन जब आप पूरे सीजन को पीछे मुड़कर देखते हैं, इंजरी कंसर्न्स बहुत सारे रहे, बहुत सारे चेंजेस हुए, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी बल्लेबाजी रही है मेरे हिसाब से। देखिए, इंजरी कंसर्न तो जरूर थे कि उनका पहले MS धोनी इंजर्ड हुए, फिर उसका ब्रेविस इंजर्ड हुए, फिर आयुष मात्रे इंजर्ड हुए। तो ये इंजरी तो उनकी चलती रही, फिर खलील इंजर्ड हुए, वो तो चल रही थी। लेकिन उनकी बैटिंग जो थी ना, वैसी बैटिंग नहीं हो रही थी कंसिस्टेंट जैसी और टीमें कर रही हैं। तो अगर बैटिंग फॉर्म में रहे ना, तो फिर भी आप झेल सकते हो कि ठीक है भाई, आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो। लेकिन जब बैटिंग फॉर्म में ना हो, रन ना बनाए, आपसे 180-90 के ऊपर चेज ना हो, फिर जब आप पहले बैटिंग करोगे 60-70 पे ऑल आउट हो रहे हो, तो वो एक कंसर्न रहता है। तो मुझे लगा कि बैटिंग देखिए, ब्रेविस के बिल्कुल रन नहीं बने हैं। इन्होंने 3-4 नंबर पर काफी प्लेयर को इस्तेमाल किया है। उधर सरफराज भी आया है, उर्मिल पटेल भी आए हैं, आयुष मात्रे भी आए हैं, आज ऋतुराज खुद 3 नंबर है। तो काफी प्लेयर को ट्राई किया, लेकिन किसी ने भी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया। आई थिंक सबसे ज्यादा लेट डाउन बैटिंग ने किया। अगर आपकी बैटिंग फॉर्म में हो ना, बैटिंग चलती रहे, मैनेज हो जाते हैं आप हारे हुए मैचेस कई बार जीत जाते हो, बट वो हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कंसर्न था उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि ना इस टीम के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा ना वीरूबा। मोहित, आप एक लेगेसी की बात करते हो, 5 टाइम की चैंपियन टीम है। पिछला सीजन देखेंगे 10वें स्थान पर फिनिश किया था, और इस सीजन अभी अगर देखते हैं, अगर दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी मुकाबला हार जाती है तो शायद 8वें स्थान पर फिनिश करे। लेकिन आप जब टीम के साथ इतना कुछ लेकर चलते हो, इतने बड़े बड़े नाम रहे, तो फिर लगता है कि यार ऐसे कैसे अचानक से हो गया? अगेन, क्रिकेट ना आपको ग्राउंड पे खेली जाएगी, नाम के हिसाब से क्रिकेट चलेगी नहीं। आप कितने अच्छे से अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हो, कितने अच्छे से वहां जाके सिचुएशन को हैंडल करते हो, परिस्थितियों के हिसाब से कैसे खेलते हो, वो सारी चीजों के बाद ही प्लेयर बड़ा बनता है। यहाँ पे अगर नाम के हिसाब से देखें तो MI की टीम बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी टीम लग रही थी कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि ऐसा लगता था कि वन साइडेड जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा टूर्नामेंट कैसे खत्म हुआ। और सारी टीमें ऑलमोस्ट बड़ी हैं, लेकिन आप ग्राउंड के अंदर जाके किस तरीके से खेलते हैं ना, एक यूनिट किस तरीके से बाहर निकल के आती है, कितने अच्छे से निकल के आती है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। पाजी ने बैटिंग का बोला, मैं बॉलिंग का भी अगर बोलूं ना, तो बॉलिंग की तरफ से भी वो एज ए यूनिट क्लिक नहीं कर पाए पूरे टूर्नामेंट में। अगर एक बॉलर का दिन अच्छा रहा है तो 2 का अच्छा नहीं रहा है, तो उस तरीके से ही चीजें चली हैं। अब वो एक दूसरे को ना, बैटिंग और बॉलिंग को भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इंडिविजुअली तो करते ही हैं, लेकिन दोनों यूनिट को भी साथ में जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी एक रिजल्ट आपके फेवर में जाता है। तो उस चीज की कहीं ना पूरे टूर्नामेंट में कमी दिखाई दी है CSK की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस पर भी आप सोचने लगते हो जब रिजल्ट्स आपकी तरफ नहीं जाते। रविंद्र जडेजा आपकी टीम से गए, वो राजस्थान गए। आप अकील हुसैन, आपके पास एक ऑप्शन थे जिनको आपने लगा कि शायद फिल इन कर सकते हो, वो तो बहुत बड़ा उनका स्टैचर रहा है इस लीग, इस फ्रेंचाइज के लिए, लेकिन लगा। पर फिर कुछ मैचेस उन्होंने नहीं खेले। फिर आपने बताया बल्लेबाजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। नेक्स्ट सीजन के हिसाब से क्या बदलाव जो आप सोचते हैं ये होना चाहिए? आई थिंक देखिए, इनको टॉप ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज रखने पड़ेंगे जो राजस्थान के पास है सूर्यवंशी जायसवाल, जो पंजाब के पास है प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, या जो और टीमों में, तो वैसा एक बल्लेबाज जरूर होना चाहिए। अगर आप दोनों देखें, संजू सैमसन देखें और ऋतुराज गायकवाड़ देखें, तो वो दोनों ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है कि वो पावर प्ले में गेम खत्म कर देंगे। वो जरूर है कि थोड़ा अपना टाइम लेते हैं। मैक्सिमम पावर प्ले अगर इस साल का देखेंगे तो कितना 70-80 रन का गया होगा, मैक्सिमम 70 रन का एक आधे मैच में। वरना तो नॉर्मली पावर प्ले रहा इनका 50, कभी 40 बने, कभी 60 के बीच, इन 40 से 60 के बीच में बनते हैं। तो आई थिंक वो एक कंसर्न है बैटिंग में कि आप ऐसा कोई बैट्समैन ढूंढो जो, अब उर्मिल पटेल अगर वो 3 नंबर खेले, आयुष मात्रे वो रेगुलर वहां पर खेले, रन बनाए ना, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, तो शायद बैटिंग बूस्ट होती है। तो अगर आप जल्दी मिडिल ऑर्डर को आने देते हो और आपका मिडिल ऑर्डर भी रन नहीं बना रहा ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 में इनको देखना पड़ेगा क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसे नए चेहरों को अपने साथ लेकर आए। इनकी सोच भी थी कि हम लोग एक रीवैम्प चल रहा है, ट्रांजिशन का फेज चल रहा है, चाहे उसमें आयुष महात्रे हो, कार्तिक हो, प्रशांत वीर को लेकर आए, या फिर उर्विल पटेल है। लेकिन उसके बावजूद आप ओवरऑल एज अ टीम देखते हैं, पहले इनको डैड्स आर्मी कहा जाता था, ये कुछ चेंजेस लेकर आए। वो टेम्पलेट भी, क्योंकि गेम इतना बदल गया, अगले सीजन से सोच कर आना पड़ेगा, नहीं हमें पूरी तरह से इसमें बदलाव करना है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो ये वर्ड है ना, ट्रांजिशन फेज, बेसिकली मैं इस फेज में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारे लड़के ना खेलते हुए ही आ रहे हैं।
कोई भी ऐसा लड़का नहीं है कि कहीं से नया उठ के आया है। सब परफॉर्म करके ही रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करके, स्मैट में परफॉर्म करके, अपनी खुद की एसोसिएशन की डोमेस्टिक जो T20 लीग होती है उसमें परफॉर्म करके फिर आपको पिक किया जाता है। और उसके बावजूद भी ना आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बेस अमाउंट पे हो। सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए 3-3, 4-4 फ्रेंचाइजी जा चुकी हैं। अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से फ्रेंचाइजी के लिए कन्वर्ट करें उन रन्स को, जहां पे जाके आपकी एक फ्रेंचाइजी स्टेबल पोजीशन पे पहुंचे। तो वो चीज इंडिविजुअली आती है। सीएसके जो शुरू से खेलती थी, बेसिकली हम लोग, जब मैं सीएसके में था तो उस टाइम पे एक पैटर्न होता था, जैसे आप सीनियर्स के साथ 2 जूनियर चलते थे, इस तरीके से चलता था। तो अभी क्या हो गया, टोटली उल्टा हो गया चीजें। अभी है कि 2 या 3 सीनियर्स और फिर सारे के सारे जूनियर्स हैं। जब आई अंडरस्टैंड कि सीनियर जूनियर वाली पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है कि आप इन्हें किस तरीके से कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से बोलें कि सीनियर और जूनियर। लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना, तो हमेशा आपका जो अनुभव है ना वो काम आता है। तो सीएसके हमेशा उस चीज में बेहतर रही है, उस चीज में हमेशा आगे रही है दूसरी वाली टीम से। लेकिन अभी उस अनुभव की कमी बहुत ज्यादा दिखाई देती है जब प्रेशर सिचुएशन है, जब आपके 3-0 लग चुके हैं या 3 मैचेस आपके ऐसे जा चुके हैं कि बैटिंग में रन नहीं बन रहे हैं। चौथे मैच में किस तरीके से निकल के आना है, वो भली भांति ना जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसे बहुत अच्छे से आता है। सेम चीज बॉलिंग में आपको देखने को मिल रही है। खलील ने अच्छा किया, आपका 2 सीजन 3 सीजन खलील ने अच्छा किया, लेकिन आप इंजर्ड हो गए, उसके बाद आपको दिखा नहीं। अंशुल का दूसरा तीसरा सीजन है, अभी सीख रहे हैं कैसे कैसे और आगे बढ़ेंगे। यस, आप इंडिया खेल चुके हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपको कि खुद अपनी सवालों का जवाब खुद से ढूंढना चाहिए, आप हिंदुस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हो। बट एट द सेम टाइम अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो फॉर्मेट है, ये जो टूर्नामेंट है ना, ये इमोशन से भरा हुआ है। कभी 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे तो 2 दिन आपके बहुत खराब भी रहेंगे। तो अभी वो जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन ऐसा दिखता है कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है। ऐसा लगता है कि अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं तो दिन खराब लंबे जाते हैं। अच्छे वाले जो दिन है वो कहीं ना कहीं 10%, 15%, 20% पे आके रुक जाते हैं और वापस से वो खराब दिन शुरू हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन किस तरीके से हैंडल होती है, मेरे हिसाब से जब सीनियर से तो बहुत अच्छे से हैंडल होती थी। अभी उसी को वापस से अगर आप पैकेज बनाएंगे तो आपको मिडिल ऑर्डर में भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए लंबा क्रिकेट खेला हो, उसे बीच में लेके आइए, ताकि आपके जो 3 यंग प्लेयर्स हैं जिनका हम अगले साल की बात कर रहे हैं, आयुष मात्रे, कार्तिक और उर्विल पटेल, आप 3 नंबर ऐसे बता रहे हैं जो आपके लिए खेलेंगे, लंबा सर्व कर सकते हैं। उन 3 के बीच में आपको एक ऐसा सीनियर प्लेयर डालना पड़ेगा जो इन तीनों की क्रिकेट बेहतर करे, इवॉल्व करे, ताकि ये लोग तीनों बाद में जाके हिंदुस्तान के लिए खेलें। और ब्रेविस को भी वो चाहिए, ब्रेविस भी अभी यंग बंदा ही है। अगर आपके पास एक सीनियर प्लेयर होगा तो इन चारों की क्रिकेट इवॉल्व होगी, एट द सेम टाइम आपकी फ्रेंचाइजी को फायदा होगा।